हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग, है ना। इस चैप्टर में आपको स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, हेल्थ से आप क्या समझते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्या है आपका, मलेरिया रोग। और मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, उस परजीवी का जीवन चक्र। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो आज हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और मलेरिया के बारे में जानेंगे, और मलेरिया होने के लिए उत्तरदायी जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, उसका जीवन चक्र समझ लेंगे। बच्चों, क्लास 12th में आपका जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये चैप्टर में आपको कुछ सामान्य रोगों के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें से मलेरिया बहुत कॉमन डिजीज है। कहने के लिए कॉमन है, लेकिन इसके सिम्टम्स, पहली चीज तो सिम्टम्स कॉमन नहीं है, और दूसरी चीज जिस तरीके से ये फैल जाता है वो भी कॉमन नहीं है ना। तो इसके बारे में आपका ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे कॉमन डिजीजेज में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया बीमारी जो है बच्चों, कुछ ह्यूमंस में कुछ रोग जो है वो प्रोटोजोअन्स से भी होते हैं, प्रोटोजोअन्स से भी होते हैं। तो आपने सभी ने मलेरिया के बारे में सुना होगा। मलेरिया जो है वो एक ऐसी डिजीज है जिससे मनुष्य जो है कई वर्षों से, बहुत सालों से लड़ता आ रहा है। ये रोग हो जाने पर केवल उसका इलाज, है ना, वही इस रोग को ठीक कर सकता है। मलेरिया रोग से बचाव के लिए केवल एक तरीका है कि मॉस्किटो बाइट से बचा जाए। मच्छर आपको कभी भी कहीं भी काटने ना पाए, तो उसके लिए मॉस्किटो एकदम इरेडिकेट हो जाए, धरती पर मच्छर रहे ही ना, तभी ये पॉसिबल है कि ये रोग किसी को ना हो। तो जब तक मच्छर रहेंगे तब तक मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो है वो मनुष्यों में फैलती रहेंगी, है ना। तो ये जो मलेरिया रोग है, ये मलेरिया इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में क्यों रखा गया होगा, उसके पीछे का रीजन है। ये जो मलेरिया नाम की बीमारी है बच्चों, ये केवल एक ही जीव पर, क्योंकि देखो परजीवी होता है, जो रोगजनक जो परजीवी है इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आपको क्या करना है कि आपको इन चारों ही स्पीसीज और उसके नाम को लर्न कर लेना है। पहला क्या है, मलेरिया के रोगजनक में प्लाज्मोडियम है, ठीक है। स्पीसीज में आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई आता है, आपका प्लाज्मोडियम ओवेल आता है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आता है, ठीक है। ये चारों नाम सबसे पहले सभी बच्चों को अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पैथोजन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो सभी बच्चे इन चारों का नाम नोट करेंगे। सभी बच्चों को चार जो मलेरिया के रोगजनक हैं, पैथोजन हैं, उनका नाम नोट करने को बोला मैंने। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इस रोग से सबसे पहले जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर और आरबीसी इससे प्रभावित होते हैं। आरबीसी मतलब हमारा पूरा का पूरा ब्लड जो है वो इससे प्रभावित। आरबीसी का प्रभावित होने का मतलब क्या है कि शरीर में मौजूद सारा खून इससे प्रभावित हो जाता है। आप सभी को पता है ब्लड जो है वो 3 प्रकार के कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो उस ब्लड में से डब्ल्यूबीसी तो रोग से लड़ने में मदद करता है आपकी, लेकिन आरबीसी पर अटैक होता है इस रोग में। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, इस परजीवी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। प्लाज्मोडियम जो है ये एक तो बहुत छोटा सा प्रोटोजोअन है,
दूसरा, यही मलेरिया रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यही मलेरिया रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जैसे आपको मैंने नाम लिखवाए चारों, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। ये चारों अलग अलग स्पीसीज हैं। ये अलग अलग प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। तो पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर हो गया। अब इसमें आपको एक पॉइंट नोट करना है अपनी तरफ से, एक जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये जो लास्ट में आपको मैंने नाम बताया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है, इसको थोड़ा सा अलग से आप हाईलाइट करेंगे। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये अलग तरीके का मलेरिया होता है। इससे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है, इससे होने वाला मलेरिया जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कहलाता है। सबसे सीरियस और घातक भी हो सकता है ये। कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला जो मलेरिया है वो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, सबसे सीरियस होता है और ये घातक भी हो सकता है ना। तो सभी बच्चे क्या करेंगे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के आगे आप डैश लगा करके उसी जगह पे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के आगे डैश लगा के उसी जगह पे क्या करेंगे आप, मैलिग्नेंट मलेरिया और मोस्ट सीरियस एंड घातक भी लिखेंगे। तो इतना सा लिखने के बाद बच्चों आपका चार प्लाज्मोडियम के चारों अलग अलग स्पीसीज का नाम क्लियर हो गया। आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला मैलिग्नेंट मलेरिया आपने लिख लिया है ब्रैकेट में करके, वो भी इम्पोर्टेंट आपका क्लियर हो गया है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से फैलने वाला जो मलेरिया है वो मोस्ट सीरियस मलेरिया वाली कैटेगरी में आता है, क्योंकि इससे मृत्यु तक हो सकती है ना। मोस्ट सीरियस क्यों कहलाया? क्योंकि इससे मृत्यु तक होती है। अब इसमें अंग कौन कौन से प्रभावित होते हैं? मनुष्य का लीवर सबसे पहले इसमें प्रभावित होता है। उसके बाद लीवर पर अटैक करने के बाद ये बाद में, मतलब पहले लीवर पे अटैक करते हैं ये परजीवी, और उसके बाद ये ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें इसमें प्रभावित होती हैं। एक तो लीवर प्रभावित होता है, पूरा लीवर का फंक्शन प्रभावित होता है, जिससे पूरे शरीर पर ही प्रभाव पड़ता है एक्चुअली। और दूसरा आरबीसीज प्रभावित होते हैं, मतलब आपका पूरे शरीर में बहने वाला पूरा ब्लड भी इससे प्रभावित हो जाता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया कहलाता है, इसको आपको नोट करना है। दूसरा, जब इन्फेक्टेड फीमेल, अब यहाँ पे सुनेंगे सोचेंगे कि कैसे ये रोग फैलता है। देखो संचरण का कारण क्या है? संचरण का कारण है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से, जो कि इस रोग के लिए किसका काम करता है? वेक्टर का काम करता है। इस रोग के लिए किसका काम करता है? वेक्टर का काम करता है। कौन? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, है ना। तो संचरण का कारण क्या है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है उसके काटने से ये रोग फैलता है। ये जो आपको इधर की साइड में दिखाई पड़ रहा है ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इधर वाला ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू, मतलब जब भी टेस्ट कराया गया होगा तो इस तरीके का टेस्ट में आपको नजर आएगा। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है प्लाज्मोडियम का। मच्छर जो है वो फीमेल एनोफ्लीज, अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम मच्छर को पहचाने अलग अलग कौन कौन से मच्छर होते, क्योंकि आपने इस चैप्टर में देख लिया कि अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग मच्छर जो है वो अटैक करते हैं, और अलग अलग मच्छरों, अलग अलग प्रकार के मच्छरों के काटने से अलग अलग रोग हो जाता है। मैंने आपको डेंगू के लिए अलग मच्छर बताया, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस के बारे में जब हमने बात करी तो अलग प्रकार का मच्छर काट रहा है। मलेरिया के लिए फीमेल एनोफ्लीज काट रही है, क्यूलेक्स मॉस्किटो काट रहा है जिससे रोग हो रहा है, आपका एडीज मॉस्किटो काट रहा है जिससे रोग हो रहा है। तो मतलब
मनुष्यों के पास इतनी तो फुर्सत भी नहीं और इतना सामान्य तौर पे हम जान भी नहीं सकते हैं कि ये मच्छर भी अलग अलग होते हैं। कभी क्या होता है कि किसी मच्छर ने काटा और आपको बहुत खुजली या बहुत बड़ा दाना नहीं पड़ा। कभी ऐसा होता है कि मच्छर ने काटा और बिल्कुल असह्य दर्द होने लगा और वहां पे स्वेलिंग हो गई, बहुत ज्यादा दाने निकल आए बड़े बड़े। हम कहते हैं कि मच्छर के काटने से एलर्जिक रिएक्शन हो गया। पर एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी मच्छर के काटने पर आपकी बॉडी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करे तो ये मान के चलना चाहिए कि कहीं ना कुछ मतलब नॉर्मल मच्छर ने नहीं काटा है, वो मच्छर किसी तरह से संक्रमित था, है ना। उसके बाद आप हमेशा देखते हैं कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि आपको मच्छर ने काटा और 2-3 दिन बाद आपको फीवर आ गया, आपको टेस्ट कराना पड़ा और तब टेस्ट कराने में पता चला कि कभी डेंगू हो गया, किसी को चिकनगुनिया हो गया, किसी को मलेरिया आया। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ये होता कैसे है, मच्छर के काटने से ही होता है ना। जिसमें से मैंने आपको बताया, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसका नाम आपको अलग से लिख लेना है, हाईलाइट कर लेना है। ये आपका बच्चों, वैसे तो आप क्लास 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th में वो सभी कहीं ना कहीं नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि कौन सा प्लाज्मोडियम का स्पीसीज जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए उत्तरदायी है ना। तो वहां पे आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कुछ नहीं आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में, केवल यही चारों ऑप्शंस आएंगे, है ना। लेकिन जब आप पहले से जानते नहीं रहेंगे तो आप प्लाज्मोडियम मलेरियाई पे टिक लगा के आ सकते हैं या ओवेल पे, तो जब उस पे आप टिक लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पे आप टिक लगाएंगे तब वो सही आंसर होगा। तो हमेशा जब भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो तो आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट को हमेशा हाईलाइट कर लेना है। जो भी मैं बोलूं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, उसको आपको हाईलाइटर लेके बैठना है और हाईलाइट कर लेना है इजीली। इजी तरीका यही है जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ नीट की भी थोड़ी बहुत तैयारी चलती रहेगी। वैसे आता तो सब कुछ आपकी बुक से ही है, कहीं अलग से नहीं आता है, लेकिन होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के चक्कर में छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं और नीट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उन्हीं छोटी छोटी चीजों पे खास तौर पे आता है, क्योंकि आपका बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें आपसे, वो आपका रिटन एग्जाम होता है, उसमें आपसे थोड़े बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। लेकिन जो नीट का एग्जाम होता है, जो चिकित्सा क्षेत्र में आपको एंट्री दिलाता है, जब चिकित्सा क्षेत्र में जाने का आपका मन हो तो वो एग्जाम आपके लिए दरवाजा है, उसको खोल करके ही आप अंदर जा सकते हैं। तो उस दरवाजे को खोलने के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे और छोटे छोटे टॉपिक पे हाइलाइटर लगाना होगा। और उसके बाद, क्योंकि हर टॉपिक जब आप डीप में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट चीजों पर हाईलाइट लगाएंगे तभी आपका नीट का सिलेबस तैयार हो पाएगा। तो कोशिश कर सकते हैं कि आपका 50% नीट का सिलेबस भी 12th के एग्जाम के साथ साथ तैयार हो जाए, है ना। तो फिर बाद में जो बचेगा वो आपको तैयारी करने में थोड़ा सा इजी भी होगा। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया, मलेरिया होने के लिए रोगजनक जो है परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्लाज्मोडियम ओवेल है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। अब जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है उसको आपको हाइलाइटर कर लेना है और डैश लगा के लिख देना मोस्ट सीरियस और ब्रैकेट में लिख देना है मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि संचरण का कारण क्या है। देखो, प्रभावित अंग मनुष्य का लीवर और आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। इसके संचरण का या फैलने का कारण क्या है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से ये फैलता है ना। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ तो आप सभी हैंड रेज के माध्यम से बता देंगे या थम्स अप देंगे और चैट के माध्यम से यदि कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछेंगे। इस स्लाइड में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन कुछ लग रही है, नहीं क्लियर समझ में आया है, तो आपको चैट के माध्यम से तुरंत ही बताना है ना। अब मलेरिया के बारे में हम बात करेंगे कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, हम कैसे पता करें कि ये बुखार मलेरिया हो सकता है। क्योंकि बुखार बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार की तकलीफों में भी
फीवर आ जाता है शरीर में, है ना। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन से प्रकार का बुखार है, ताकि सही मेडिकेशन उसके लिए हो सके। तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या तरीका है आपका, टेस्ट कराना इम्पोर्टेंट है। आपको उसके लिए टेस्ट कराना होता है, और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये सभी बच्चों को पता है। अगर हमें डेंगू डिटेक्ट करना है तो उसके लिए डेंगू का टेस्ट कराना होगा। अगर मलेरिया डिटेक्ट करना है तो मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट हमको अलग से कराना होगा। अब अगर आपको है मलेरिया, आपने टेस्ट डेंगू का करा दिया है, आपका डेंगू प्रोफाइल का टेस्ट हुआ और आपको मलेरिया डिटेक्ट करना है, तो वो आपका क्या होगा, डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होती है, डायग्नोस नहीं हो पाता। इसको हम कहते हैं कि किसी भी ऐसे डॉक्टर को दिखा देना जिसको अनुभव की कमी हो, है ना, जो लक्षणों को देख करके, लक्षणों को पता करके ये अंदाजा ना लगा सके कि टेस्ट कौन सा होना है ना। तो मलेरिया के क्या सिम्टम्स हैं बच्चों? मलेरिया के सिम्टम्स ये हैं कि पहली चीज तो तेज बुखार आएगा, है ना, और वो बुखार सामान्य नहीं होगा। पहली चीज तो तेज बुखार आएगा, और वो बुखार जो है वो सामान्य नहीं होगा। यदि सामान्य नहीं होगा तो कैसा होगा, उसमें आपको ठंड लगेगी, पहले बहुत तेज ठंड लगेगी, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, और उसके बाद फीवर का चढ़ना शुरू होगा, और उसके बाद वो फीवर चढ़ करके 104 तक जाएगा। तेज बुखार जिसको हम कहते हैं वो हो जाएगा। फिर बुखार को उतारने के लिए आजकल बस पैरासीटामोल ही चल रही है 650 mg, तो वो लेने के बाद क्या होगा, फीवर डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वो ऐसा नहीं है कि दवाई लेने पर बुखार बना रहेगा, बुखार उतरेगा। फिर अगले दिन या 2-3 दिन के अंतर पे फिर क्या होगा, फिर सेम टाइम पे वैकल्पिक दिन पे फिर से बुखार होगा, और फिर उतनी ही तेज बुखार होगा। वैसे ही बहुत तेज ठंड लगने के बाद फीवर चढ़ना शुरू होगा, और वो फीवर जो है 103 तक क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब इस सब के बीच में क्या होता है लक्षणों में, कि आप जब भी कुछ खाने पीने की कोशिश करेंगे, आपको वैसे भी मितली सी महसूस होगी, मतलब आपको वोमिटिंग फील होगी, आपको उल्टी उल्टी जैसा लगेगा कि मतलब अभी वोमिटिंग हो जाएगी ऐसा लगेगा। और जब भी आप कुछ खाने पीने की कोशिश करेंगे तो वोमिट हो भी जाएगा, है ना। तो क्या क्या सिम्टम्स हो गए, ठंड लगकर के तेज बुखार का आ जाना, बुखार का हर वैकल्पिक दिन पर होना, मतलब बुखार के बीच में, दो बुखार के बीच में गैप होना, और वो अल्टरनेट डेज पे ना, जैसे सोमवार को आया तो मंगल छोड़ के बुध को आएगा। फिर उसका रीजन क्यों है, क्यों ये बुखार जो है अल्टरनेट डेज पे आता है, उसके बारे में हम आगे जब प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो इसलिए बने रहना है आपको सेशन में, ये जानने के लिए कि कौन सा बुखार किस कारण से और क्यों ये अल्टरनेट डेज पर हो रहा है। दूसरा सिम्टम्स है कि उल्टी का, निरंतर उल्टी का महसूस होना, और कुछ खाने पीने पर वोमिटिंग का हो जाना, है ना। तो बहुत पहले अगर आप सभी अवेयर रहे हों तो सरकारें क्या करती हैं, हमेशा रोग बीमारियों को उनके बचाव के लिए कुछ न कुछ स्लोगन्स आते रहते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो जब मैं बचपन में थी तो एक स्लोगन आया था, उस स्लोगन का नाम था कि जाड़ा लग के आए बुखार तो समझो मलेरिया का है प्रहार। फिर उसमें नेक्स्ट लाइन थी, कपकपी और उल्टी, सरदर्द है इसकी निशानियां, ठीक। तो इस 3 स्लोगन की 3 ही लाइन में आपको पूरे लक्षण कवर कर दिए गए मलेरिया के। और लास्ट लाइन थी कि डॉक्टरी सलाह और रक्त जांच से दूर होंगी परेशानियां। मतलब अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको हर हाल में डॉक्टर के पास जाना है और मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट करवा लेना है, ताकि ये क्लियर पता लगाया जा सके कि आपको कौन सी बीमारी, मतलब फीवर आ रहा है लेकिन किस रीजन से फीवर आ रहा है ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई मलेरिया से होने वाले लक्षण की बात। अब सिम्टम्स ऑफ मलेरिया जो हैं ये आप स्क्रीन में देखें, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ये बॉडी का डायग्राम बनाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं इन पॉइंट्स को आपको जरूर नोट करना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मलेरिया का क्या प्रभाव होता है, यहाँ पे हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को आप सभी बच्चों को नोट जरूर करना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है,
कि सिर दर्द होता है, हेडेक, है ना, जिसको हम हेडेक कहते हैं इंग्लिश में, सिर दर्द होता है। फीवर कैसा होता है? सिस्टेमेटिक फीवर आता है। सिस्टेमेटिक फीवर का मतलब वो अपना एक सिस्टम बना लिया, मैं सोमवार को 4 बजे आऊंगा और मंगलवार को नहीं आऊंगा, बुधवार को फिर से मैं आऊंगा, सिस्टम के हिसाब से, मतलब एक अल्टरनेट डेज पर आऊंगा या दो अल्टरनेट डेज पर आऊंगा, ऐसा सिस्टेमेटिक फीवर आता है। तीसरा क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम पे बहुत अच्छा मतलब बहुत तेज प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? फटीग, यानी आपको निरंतर थकान का अनुभव होना, थकान का अनुभव होना, कुछ किसी काम में मन नहीं लगना और कुछ करने की कोशिश करने पर वो करने की हिम्मत का छोड़ देना, इसको हम फटीग की कैटेगरी में रखते हैं। तो मस्कुलर मांसपेशीय स्तर पे क्या होता है? बहुत ज्यादा थकान का अनुभव होना और पेन होना, मसल्स में पेन का होना। तो ये आपका तीन चीजों पर असर और उसका जो सिम्टम है वो आपको दिखाया गया। बैक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड पे क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें पेन होना, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होना? पेन होना। नेक्स्ट क्या है? स्किन, स्किन पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है स्किन पे देखेंगे तो चिल्स, यानी कि कंपकंपी। चिल्स का मतलब क्या है? कंपकंपी का आना। ये बुखार चढ़ते समय होता है, कंपकंपी का आना। और स्वेटिंग, फीवर डाउन होते समय स्वेटिंग का आना, मतलब पहले कंपकंपी होके बुखार का चढ़ना और फिर बट ऑब्वियस है जब बुखार चढ़ जाएगा तो आदमी क्या करेगा? पैरासीटामोल खाएगा। तो जब बुखार की दवा खा लेना तो उसके बाद उतरते समय बहुत ज्यादा स्वेटिंग का आना, है ना। चिल्स की भी मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा कपकपी होती है और जब बुखार उतरता है तो स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है ना। तो ये एक आपका स्किन पे असर हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या असर होता है? आपके श्वसन तंत्र पे क्या असर होता है? कुछ खास नहीं होगा, बस आपको सूखी खांसी आने लगेगी क्योंकि डेवलप हो जाएगा कफ और वो ड्राई होगा, वो म्यूकस उसमें कम होगा, म्यूकस की मात्रा उसमें कम होगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्राई कफ का बन जाना, बनने लगना। दूसरा, अब कितने हो गए आपका? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स पे सिम्टम्स का, मलेरिया का क्या क्या सिम्टम होता है ये आप देखें। नेक्स्ट क्या होगा कि प्लीहा, जो मनुष्य का एक अंग है, प्लीहा जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन का एनलार्जमेंट, स्प्लीन का अपनी साइज में बढ़ जाना, ये भी क्या है? एक लक्षण है मलेरिया का। ठीक है। दूसरा और लास्ट वो क्या है? आपके पेट पर असर होना, आपके पेट पे, आपकी आंतों पर, आपके पाचन तंत्र पे इसका असर होना। उसमें खास तौर पे क्या असर होता है बच्चों? कि स्टमक जो है, आपको नाउशिया की फीलिंग होना। नाउशिया की फीलिंग क्या है? और उसके बाद क्या होना? वोमिटिंग का महसूस होना। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद मैं आपको 2 सेकंड में, आप सभी इसको नोट करिए, मैं आपको नाउशिया के बारे में बताती हूँ कि एक्चुअल में नाउशिया का जो लक्षण है, अगर सभी बच्चे जानते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो नाउशिया के बारे में आपको ब्रैकेट लगा करके लिखना होगा। पाचन तंत्र में नाउशिया होने का मतलब यह है कि बच्चों आपने सुना होगा सामान्य तौर पे जी मिचलाना, जी मिचलाना, या हम कह सकते हैं अनवेल सा फील होने लग जाना, या घबराहट के बाद उल्टी सी महसूस होना, ये इसको हम नाउशिया का सिम्टम कहते हैं। मतलब जी मिचलाना, देखो पहले वॉमिटिंग कब होती है, उल्टी कब हो जाती है? पहले आपको उल्टी उल्टी सी महसूस होती है पहले, है ना। तो ये सिम्टम, ये लक्षण जब आपको उल्टी ऐसे महसूस हो कि अभी उल्टी हो जाएगी, उस स्टेज को हम नाउशिया कहते हैं। और उसके बाद वोमिटिंग हो जाती है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आपका अनैच्छिक मांसपेशियों के द्वारा उसको वो किया जाता है। जिसमें अब नाउशिया में होता क्या है? मिचली आना, है ना, आपको सिकनेस महसूस होने लगेगी, आपको नाउशिया की फीलिंग होगी,
है ना। तो नौशिया जो है वो ये है कि आपको इजी नहीं महसूस होगा, आपको अनइजी लगने लगेगा, डिस्कम्फर्ट लगने लगेगा। मतलब एक तो ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है नौशिया का, तो जिसमें कि आपको अनवेल फील होने लगेगा, आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, आपको डिस्कम्फर्ट लग, मतलब आप आरामदायक मुद्रा में तब नहीं रह सकते जब नौशिया की फीलिंग होने लग जाए। दूसरा फटीग है, ये इसको हम थकान से जोड़ सकते हैं, जो आपके मांसपेशियों पर असर दिखाता है। फटीग, फटीग जो है ये इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको हम बोलते थकान है। इसमें क्या होना कि आपको हिम्मत, किसी चीज कुछ काम करने की हिम्मत ना होना। थकावट का मतलब क्या है कि आपको एग्जॉस्ट महसूस कर देना, जैसे आपने काम किया, आपके पास हिम्मत थी पहले कि आप 2 घंटा लगातार काम कर सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपने आधा घंटा ही काम किया और आपको बहुत ज्यादा थकान फील होने लगी और ऐसा लगा कि आपने 4 घंटे काम कर लिया है। तो उस सिचुएशन को हम फटीग कहते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्या करना है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया के सारे ये जो सिम्टम्स हैं इनको आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसको एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया, तो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिहाज से भी, मतलब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे इस साल तो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और आपका नीट की प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हैं, कोई बच्चा चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाह रहा है जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अब आपने लक्षण जाने, हमें क्या जानना है, हमें किस परजीवी के कारण ये रोग होता है उसके जीवन चक्र के बारे में जानना है ना। इस चैप्टर में केवल इसी एक परजीवी के जीवन चक्र के बारे में बताया गया। अद्भुत जीवन चक्र है इसका, एक ही औषध पे ये अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। मतलब इसको 2 चीजें चाहिए, इसको मच्छर भी चाहिए और इसको मनुष्य भी चाहिए। अगर इसको अपना जीवन चक्र पूरा करना है तो इसको मच्छर भी चाहिए और इसको मनुष्य भी चाहिए, है ना। इस मतलब से समझ में क्या आया आपको कि ये जो परजीवी है इसका जीवन चक्र पूरा ही होता है दोनों के साथ साथ, है ना। मच्छर ऑटोमेटिकली काटता रहता है इंसान को और उसके बाद फिर फैला करके, फिर इंसान अगर संक्रमित इंसान को नॉर्मल मच्छर काट ले तो मच्छर भी संक्रमित हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आदमी बीमार होता है, इससे मच्छर भी बीमार होता है। मेरे कहने का जो मतलब है वो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। केवल मच्छर के काटने से इंसान ही नहीं बीमार होता, उस बीमार इंसान को काटने से सामान्य मच्छर भी बीमार हो जाता है ना। पॉइंट ये है आपको बताने का। अब इसको समझेंगे ध्यान से कैसे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले सामान्य तौर पर क्या होता है कि मान लीजिए एक मच्छर है ना, एक मच्छर है, सामान्य तौर पर एक मच्छर है। स्पोरोजॉइट्स माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पे देखेंगे ये आपका फर्स्ट स्टेप है। एक मच्छर है जो, कौन सा मच्छर है आपका, मच्छर है फीमेल एनोफ्लीज। कौन सा मच्छर है, फीमेल एनोफ्लीज। मतलब एनोफ्लीज स्पीसीज का मॉस्किटो है जो फीमेल है, मतलब मेल एनोफ्लीज में होता नहीं है। मेल एनोफ्लीज इसका करियर नहीं है, वेक्टर इसका, यानी ये जो रोग फैलता है उसके लिए फीमेल एनोफ्लीज होती है। तो फीमेल एनोफ्लीज क्या करे, एक सामान्य मनुष्य को काट ले, है ना। एक सामान्य मनुष्य को काट लिया, उसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, देखो मच्छर की जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों में ये परजीवी मौजूद होता है। ठीक है, तो अभी लार ग्रंथियों में जो ये परजीवी मौजूद है उसने क्या किया, स्पोरोजॉइट्स यानी कि वो डिप्लॉयड स्टेज में आ गया और वो मनुष्य के शरीर में चले जाएंगे स्पोरोजॉइट्स, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम अगले सेशन में करेंगे पूरा।
बच्चों, आज की क्लास में आपने मलेरिया के बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफ में जाना, विस्तृत तरीके से जाना आपने। और मैंने आपको ये बोला भी कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको आपको हाईलाइट करने के लिए बोला गया। आई होप आप सभी ने ये किया होगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगले सेशन में हम मलेरिया के लिए उत्तरदायी परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।